हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विमल चौधरी अब आपको एक और न्यू सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नेम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अभी तक मैंने आपको सिलेबस का वीडियो दे दिया है, उसमें बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। AK2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद एक वीडियो हमारा ऑलरेडी जा चुका है जिसमें मैंने फंक्शनल यूनिट के बारे में आपको समझाया है। ये वाला वीडियो और यूट्यूब पर आपको दिखाई देगा डेमो लेक्चर के फॉर्म में, डेमो लेक्चर 2 के फॉर्म में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बसेस। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बस, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, अपने एड्रेस को ट्रांसफर करते हैं और अपने पूरे जो सिस्टम फंक्शनल यूनिट्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बस। तो बेटा, मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें हम हार्डवेयर की बेस, मतलब हार्डवेयर जो हमारा पार्ट होता है पूरा कंप्यूटर सिस्टम का, डिजिटल सिस्टम का, उसकी नॉलेज हम इस सब्जेक्ट के अंदर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो हार्डवेयर वाले जो भी पार्ट्स हैं उन्हीं को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया था। बाकी अब इससे अगले जो वीडियो हैं वो बाकी सारे वीडियोस ऐप पर ही अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से या डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस, वहाँ से जाके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बीटेक सेकेंड ईयर, CS सेकेंड ईयर का पूरा कॉम्बो भी वहाँ पर अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सिविल के अवेलेबल हैं और बीटेक फर्स्ट ईयर तो पूरा ही अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो डिस्काउंट चला है, जल्दी जाकर परचेज कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी AK2 की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो आज का टारगेट क्या रहने वाला है, हम क्या डिस्कस करेंगे? एक तो बस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिस्टम बस हमारी क्या होती है एक्चुअल में, कितने टाइप्स की हमारी बसेस होती हैं, और एक हम लास्ट इसके बाद में जो इसमें अलग से टॉपिक होता है बस आर्बिट्रेशन, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें बस आर्बिट्रेशन में हम ये इस तरीके से करते हैं कि किस कौन से डिवाइस को या कौन से फंक्शनल यूनिट को प्रायोरिटी देनी है डेटा ले जाने के लिए, डेटा लाने के लिए, या शेयरिंग के लिए, बस को शेयर करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? आर्बिट्रेशन में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ बसेस की, यानी कि बस क्या होती है, व्हाट इज द बस, व्हाट इज बसेस या व्हाट आर द बसेस, जो भी है। ठीक है, तो बस या सिस्टम बस एक ही चीज़ है। सिस्टम बस पूछता है तो भी या बस पूछता है तो भी, क्या है कि जो हमें डेटा लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? बस की हेल्प से करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक रोड है, मान लो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे हमें जाना है। मान लो जैसे आपको अपने घर से या अपने हॉस्टल से आपको अपने कॉलेज तक जाना है, तो किसी ना किसी रोड या रूट का आप क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। जिस रोड पे आप चल के जा रहे हैं वो ही एक्चुअल में क्या हो गई, वो आपको पहुंचाने वाला एक मीडियम हो गया, एक चैनल हो गया, जिसको हम यहाँ पर इस टेक्निकल टर्म में क्या बोल रहे हैं? बस बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती है या एड्रेस की इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो होती हैं विद द हेल्प ऑफ बस। बस की हेल्प से यहाँ पर ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो बस का बेसिक समझ में आ ही गया होगा आपको क्या होता है। अब ये देखने को कहाँ मिलती है? अगर आप CPU ओपन करेंगे तो पहले तो आपने देखे होंगे बहुत सारी वायरिंग एक साथ रहती हैं, तो वो हमारी एक्चुअल में क्या होती है? सिस्टम बस कहलाती हैं। आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि पोर्टेबल होती जा रही हैं चीज़ें, बहुत मतलब एकदम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे आप ओपन करेंगे अपने CPU को, वहाँ पर देखेंगे मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। मदरबोर्ड में क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, वहाँ पर मेमोरी लगी हुई होती है बहुत सारे, जैसे माइक्रो प्रोसेसर का आजकल ज़माना है, तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। तो उनमें एक पाथ बना हुआ होता है एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए, तो वही हमारी क्या है? सारी बसेस कहलाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर अब हमें ये एग्जाम में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या थ्योरी है, मतलब टेक्निकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बस एक्चुअल में क्या है? बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट हेल्प्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनमें कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसफर कराने के लिए हम क्या करते हैं? बस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, बस इज ए कम्युनिकेशन पाथवे, यानी कि बस जो है कम्युनिकेशन पाथवे है कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस, जिसके थ्रू, मतलब बस के थ्रू एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती हैं। ठीक है, कनेक्ट रहती हैं मतलब। ठीक है, बस इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन, यानी कि जो बस है वो एक तरह से ग्रुप होता है किसका? इलेक्ट्रिकल लाइन या वायर्स का, दैट कैरी कंप्यूटर सिग्नल एंड बिट्स, जो क्या करते हैं? कंप्यूटर सिग्नल को, जैसे कि मैंने डेटा का नाम लिया, डेटा को क्या करते हैं? कैरी करती हैं, या बिट्स को क्या करते हैं? कैरी करती हैं। डेटा किस फॉर्म में होगा? बिट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है,
क्लियर। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने रोड का एग्जांपल आपके सामने लिया कि जैसे आप अपने घर से अपने कॉलेज तक किसी रोड के थ्रू जाते हैं तो उस रोड की भी एक कैपेसिटी होती है, मतलब उसकी चौड़ाई फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है। तो क्या है कि अगर उसकी चौड़ाई से ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक होगा तो आपने देखा होगा अक्सर जैम आजकल देखे होंगे आपने एनसीआर वगैरह में कितनी जल्दी जैम लग जाते हैं। तो वो क्या है एक्चुअल में कि कैपेसिटी जितनी है रोड की उससे ज़्यादा अगर ट्रैफिक आ जाता है तो वहाँ पर जैम लग जाते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर हमारी जो बसेस होती हैं उनकी भी एक क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जिसको हम मेगाबिट्स पर सेकंड के नाम से आपने सुना ही होगा। 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड है, या टेराबिट, अब तो टेराबाइट की फॉर्म में भी आने लग गई हैं, तो काफ़ी स्पीड सब बढ़ने लग गई हैं। तो वो एक्चुअल में जो स्पीड मैं बता रहा हूँ वो स्पीड वही है कि कितना डेटा वो एक बार में पर सेकंड में कैरी करके ले जा सकती हैं, बस वो उनकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने रोड का एग्जाम्पल दिया है तो रोड की भी एक कैपेसिटी है कि इतना ट्रैफिक एक बार में उसमें चल सकता है, इससे ज़्यादा अगर बस या कार या बाइक या साइकिल वगैरह चलेंगे तो वहाँ पर क्या लग जाएंगे, जैम लग जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाता है, जैम वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, ए बस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइंस, यानी कि बस जो है वो मल्टीपल लाइंस, आपने देखा होगा काफ़ी सारी लाइंस की फॉर्म में कनेक्ट रहती है। आप जब अगर आपने, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट आप बीटेक कर रहे हैं, सीएस के स्टूडेंट हैं, तो आप कभी ना कभी सीपीयू को जरूर ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारी वायरिंग आप देखेंगे एक साथ, मल्टीपल ऑफ वायर्स एक साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वही एक्चुअल में हमारी क्या कहलाती है, बस कहलाती है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा अगर मैं एक लाइन में बोल दूं तो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल वायर जिसमें हम अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं या अपनी बिट्स को ट्रांसफर करते हैं या अपने सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, वही हमारा एक्चुअल में क्या है, बस कहलाती है। ठीक है, तो ये भी एक हार्डवेयर पार्ट हो गया। तो कुल मिला के हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, हार्डवेयर ही पढ़ना है। ठीक है, ईच लाइन इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल रिप्रेजेंटिंग वन और बाइनरी जीरो। जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर डेटा हमें भेजना है तो उसको हम कोड करते हैं किसमें, 0 और 1 की फॉर्म में, फिर वो बाद में जाके एनकोड होता है। तो कुल मिलाकर वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब मैं अगर बात कर लूँ कि बस कितने टाइप की होती है, तो हम इन बसेस को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग। उनके वर्क के अकॉर्डिंग 3 लाइंस में या 3 पार्ट्स में हम उनको क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर बस या ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो वायर है, ये पर्टिकुलर इस वर्क के लिए रहेगी। दूसरी जो वायर है या दूसरी जो बस है ये पर्टिकुलर इस वर्क के लिए रहेगी। और तीसरी जो वायर है, तीसरी जो बस है वो पर्टिकुलर इस वर्क के लिए रहेगी। तो कुल मिलाकर उनके वर्क के अकॉर्डिंग हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी डेटा बस होती है जो डेटा को कैरी करती है, क्या करती है, डेटा बस होती है जो डेटा को कैरी करती है। और ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल का मतलब समझ लीजिएगा यहीं पर। बाई डायरेक्शनल मतलब ऐसा जिसमें हम दोनों तरफ यानी कि डेटा को दोनों तरफ, जैसे मान लो ये वायर है, इसमें इधर की तरफ भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और इधर की तरफ भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ हम एक ही वायर में दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। तो वो हो गया हमारा बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट सेकंड होता है हमारा एड्रेस बस। एड्रेस बस हमारी होती है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब हम इसमें क्या करते हैं, एड्रेस को एक डायरेक्शन से बस दूसरी डायरेक्शन ही ट्रांसफर कर सकते हैं, वापस उसी वायर के थ्रू हम या उसी बस के थ्रू वापस लेके नहीं आ सकते। तो ये कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो होती है हमारी कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस एक्चुअल में क्या है, ये भी बाई डायरेक्शनल बस होती है। ये किस लिए यूज करते हैं, हम कंट्रोल करने के लिए, अपने जितने भी फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको सभी को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम कंट्रोल बसेस का यूज करते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ते हैं, वरना सेकंड ईयर के सीएस के स्टूडेंट पहले माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट पढ़ा करते थे 4th सेमेस्टर में, अब वो हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। उसमें भी हम क्या करते हैं, ये तीनों तरह की बस होती है माइक्रो प्रोसेसर में। तो उसमें हमारी क्या होती है, टोटल 16 बसेस मतलब 16 लाइंस होती हैं, जिसमें से 8 हम डेटा के ट्रांसमिट के लिए, टोटल 16 एड्रेस लाइन होती हैं उसमें, और उसमें से हम क्या करते हैं 8 उसमें से उसी एड्रेस लाइन में से 8 को हम एज ए डेटा बस यूज कर लेते हैं। बाकी 8 टोटल 16 एड्रेस की तरह यूज कर सकते हैं और 8 को डेटा बस की तरह। तो ये आपको माइक्रो प्रोसेसर पर वैसे ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिएगा कि बस क्या है, डेटा को कैरी करके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तक। डेटा को ट्रांसमिट करने का या ट्रांसफर करने का जो पाथ है हमारा, वही एक्चुअल में क्या है, बस है। यानी कि आपका घर से कॉलेज तक जाना या कॉलेज से घर तक आने का जो रोड है, वही एक्चुअल में क्या है, एक बस है। ठीक है, जैसे आप बस में भी ट्रैवल करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, अलग अलग लेन बना दी है। जैसे कि आप हाईवेज में देखते हैं कि ये केवल कार या हैवी व्हीकल इस लेन में चल सकते हैं, इसमें लोअर व्हीकल इस लेन में चल सकते हैं। तो वैसा ही सेम यहाँ पर कर दिया है कि
डेटा को लेके जा सकती है, केवल दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में लेके जा सकती है। एड्रेस बस केवल एड्रेस को इंडिकेट करेगी, एड्रेस को बताएगी या पर्टिकुलर एड्रेस की लोकेशन को बताएगी, एड्रेस को लेके जाएगी। और जो कंट्रोल बस है वो कंट्रोल सिग्नल को कैरी करेगी। तो ये इनके वर्क के अकॉर्डिंग इन्हें 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। तो पहले इनको डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जो हमारे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेटा बस, ये वैसे तो मैंने तीनों समझा दिए हैं आपको, अब ये एग्जाम में किस तरह से लिखने हैं। तो बेटा डेटा बस एक्चुअल में क्या है, या डेटा लाइंस भी इनको बोल देते हैं। डेटा लाइन प्रोवाइड्स पाथ, डेटा लाइन जो है वो प्रोवाइड कराती है पाथ काहे के लिए, फॉर मूविंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को मूव कराने के लिए एक पाथ हमें प्रोवाइड कराती है कौन, डेटा लाइंस या डेटा बस। और ये कैसी होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब डेटा हम दोनों डायरेक्शन में, उसमें एक ही बस में दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रेवल करा सकते हैं, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन में एट ए टाइम ट्रेवल करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कराएं डेटा को, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ईच लाइन कैन कैरी ओनली 1 बिट एट ए टाइम। जैसा कि मैंने बोला ही है कि हर लाइन जो है एक टाइम में एक ही बिट को कैरी कर सकती है। अगर हमें 8 बिट ट्रेवल करानी है तो हमें 8 डेटा लाइन की जरूरत होगी। कहने का मतलब ये है कि कितनी डेटा लाइंस होती है, जैसे मैंने माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल बताया, उसमें टोटल 16 हमारी क्या होती हैं, एड्रेस बसेस होती हैं। और उसमें से हम 8 उसी एड्रेस बस में से 8 जो लाइन है या 8 डेटा बस की तरह यूज कर लेते हैं। तो 8 का मतलब क्या हो गया कि 8 बिट डेटा को हम एक साथ कैरी करा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। मतलब जो एक लाइन है सिंगल, जैसे ऐसे इस तरह से लाइनें जुड़ी हुई होती हैं, इस तरह से बस बनी हुई होती है, तो ये जो वायर होते हैं इस तरीके से, तो हमारा एक वायर जो है केवल एक बिट को एक टाइम में कैरी कर सकता है। तो इसलिए हम 8 बिट हमें डेटा ट्रेवल कराना है तो टोटल हमें 8 लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो रहा होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा सब जगह कि अब सीओए जो है वो विमल सर पढ़ा रहे हैं। और जब विमल सर पढ़ा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होंगी, तो मैं उनको भी साथ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आ रही हैं तो जल्दी से फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड जो आती है वो होती है एड्रेस बस, जो किसको कैरी करती है, एड्रेस को कैरी करती है। एड्रेस मतलब क्या है, हमने क्या कहा कि जो हमारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताई कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी होती है, सीपीयू होता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है और हमारी क्या होती है, एएलयू होती है। अब जो मेमोरी है, अब हमें क्या करना है, सीपीयू को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो हमने इनपुट डिवाइस से कुछ डेटा दिया और वो मेमोरी में स्टोर करा दिया। फिर हमने कुछ डेटा दिया, अब मेमोरी में जो डेटा स्टोर कराया वो डेटा लेके भी आना है वापस और फिर कैलकुलेशन हमें करानी है। तो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो एक अलग अलग पर्टिकुलर लोकेशन पर, पर्टिकुलर एक एक एड्रेस पर क्या होता है, स्टोर होता है। हर एक लोकेशन का मेमोरी में अलग अलग एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस कौन इंडिकेट करता है, कौन हमें बताता है, वो एड्रेस बस बताती है, या वहां पर डेटा को कौन लेके जाता है, या वहां पर एड्रेस जो हमें डिनोट कराती है वो कौन डिनोट कराती है, एड्रेस बस डिनोट कराती है, ठीक है। तो क्या है, द एड्रेस लाइन आर यूज टू नो, एड्रेस लाइन जो है वो यूज करी जाती है क्या जानने के लिए, द सोर्स और डेस्टिनेशन। मतलब जो हमारा फाइनली डेटा जो हमने क्या करा, सपोज करो हमने कोई कैलकुलेशन कर ली एएलयू में, अब उसको हमें मेमोरी में स्टोर कराना, तो कहाँ स्टोर कराएंगे, कहीं भी ले जाके स्टोर करा देंगे, ऐसा तो नहीं है। हमें क्या पता कि कौन सी लोकेशन वहां पर फ्री है, कौन सी लोकेशन फ्री नहीं है, किस लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें क्या कराना है, डेटा को स्टोर कराना है। अब जैसे कि आप जब अपने कॉलेज से घर की तरफ निकलेंगे तो आपको पता होगा ना कि अपना एड्रेस, या आपको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है तो आपको उसके घर का एड्रेस पता होगा, तभी तो आप वहां पर जा सकते हैं। अगर एड्रेस नहीं पता होगा तो कैसे जा पाएंगे उसके यहाँ पर। तो वही काम एड्रेस बताने का काम कौन करती है, एड्रेस बसेस करती हैं। तो क्या करती हैं, द एड्रेस लाइंस आर यूज टू नो, जानने के लिए क्या, द सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से चले हैं, किस पर्टिकुलर एड्रेस से और किस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमें जाना है, ये जानने के लिए हमें एड्रेस लाइन यूज करते हैं। फॉर द डेटा ऑन द डेटा बस, डेटा बस में जो डेटा हम लेके जा रहे हैं वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाएंगे वो हमें कौन बताता है, एड्रेस लाइन या एड्रेस बस बताती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल भी यहाँ पर है, इफ द प्रोसेसर विशेस टू रीड और राइट, यानी कि रीड और राइट दो तरह के हमारे यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं। अब मेमोरी वर्ड, यानी कि किसी मेमोरी में, पर्टिकुलर मेमोरी में कोई वर्ड या कुछ हमारा रीड करना है या राइट करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोसेसर को, तो वो क्या करेगा, इट पुट्स द एड्रेस ऑफ द डायरेक्टेड वर्ड ऑन द एड्रेस लाइन। तो वो क्या करेगा, जो एड्रेस होगा उसका पर्टिकुलर, वो एड्रेस लाइन पर क्या कर देगा, पुट कर देगा, यानी कि डाल देगा एड्रेस लाइन पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एड्रेस बसेस। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कंट्रोल बसेस।
कंट्रोल बसेस जो होती हैं वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती हैं, फिर से मतलब जो कंट्रोल सिग्नल है हम एक पर्टिकुलर बस पे ही दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। अब कंट्रोल सिग्नल क्या है कि हमें हॉल्ट का करना है, यानी कि कुछ देर के लिए हमें रोकना है, या हमें कुछ किसी तरह के कोई से पर्टिकुलर डिवाइस को या फंक्शनल यूनिट को कंट्रोल करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल बसेस का यूज करेंगे। तो कंट्रोल लाइन आर यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू रीड एंड द यूज ऑफ द डेटा एंड एड्रेस लाइन। क्या कह रहा था? कंट्रोल लाइंस आर यूज टू कंट्रोल, कंट्रोल लाइन जो है वो यूज करी जाती है कंट्रोल करने के लिए किसका एक्सेस, किसका एक्सेस? रीड करने के लिए क्या, एंड द यूज, और यूज करने के लिए क्या? डेटा एंड एड्रेस लाइन। जो डेटा और एड्रेस लाइन में जो भी डेटा है हमारा, उसको क्या करने के लिए? एक्सेस करने के लिए कंट्रोल किए जाते हैं हमारी क्या? कंट्रोल बसेस। अब और आगे क्या कह रहा है कि कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट बोथ कमांड्स एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंट्रोल सिग्नल है वो क्या करता है? बोथ कमांड और टाइमिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कमांड भी देता है और टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी बताता है कि अब आप ये वाला दूसरा डेटा जो है इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे चल के हम टाइमिंग डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे अलग अलग यूनिट में, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस में बताया था। जितनी भी फंक्शनल यूनिट्स हमने पढ़ी हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गई, एएलयू होगी जो प्रोसेसर के अंदर होती है, सीपीयू के अंदर होती हैं, तो वो हमें अलग अलग यूनिट में पढ़ना है। एक यूनिट में कंट्रोल यूनिट ही पढ़ेंगे, एक यूनिट में एएलयू ही पढ़ेंगे। फिर मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताई थी, तो एक यूनिट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही पढ़ेंगे, और एक में मैंने बताया था मेमोरी, तो एक में हम मेमोरी ही पढ़ेंगे। तो जब उन फंक्शनल यूनिट को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे बाद में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में और अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन ये बसेस पूछी जाती हैं, टाइप्स ऑफ बसेस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट में इतना ही सफिशियंट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल क्या करता है? ट्रांसमिट करता है बोथ, क्या? दोनों चीजें क्या है? कमांड भी और टाइमिंग भी, किसकी? इंफॉर्मेशन की जो भी है। तो टाइमिंग सिग्नल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इंडिकेट करता है क्या? वैलिडिटी ऑफ डेटा एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डेटा ट्रांसमिट करा है, जो एड्रेस हमने ट्रांसमिट करा है, उसकी वैलिडिटी, यानी कितनी देर तक के लिए वो डेटा ट्रांसमिट होना है, कितनी देर तक के लिए वो एड्रेस जो है ट्रांसमिट होना है वहां पर, तो वो उसको टाइमिंग सिग्नल को इंडिकेट करता है। और कमांड सिग्नल क्या करता है? स्पेसिफाई ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, यानी कि क्या पर्टिकुलर ऑपरेशन एएलयू में परफॉर्म होना है, तो वो कौन कमांड या क्या कौन देगा कमांड, किसके थ्रू दी जाएगी? वो कमांड किसके थ्रू जाएगी? कंट्रोल बस के थ्रू जाएगी। ये आप डायग्राम भी इसका देख सकते हैं, यहाँ पर एक बेसिक सा डायग्राम बना हुआ है सिस्टम बसेस का। जैसे कि हमने एक फंक्शनल यूनिट यहाँ पे सीपीयू ले ली है, एक मेमोरी ले ली है, और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ले लिए। और भी ले सकते हैं, जैसे डीएमए आपका होता है, डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है हमारा, डीएमए बोल देते हैं, वो डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, तो वो भी हमारी एक फंक्शनल यूनिट होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी ये वाली कंट्रोल बस हो गई, ये वाली एड्रेस बस हो गई, और ये वाली डेटा बस हो गई। सारी फंक्शनल यूनिट जो है सभी बसेस से कनेक्ट रहती हैं। लेकिन जो कंट्रोल बस है हमारी वो बाई डायरेक्शनल है, जो डेटा एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल है, सीपीयू से डेटा एड्रेस दे ही सकते हैं। और ये वाली जो यूनिट है, ये वाली जो बस है हमारी डेटा बस, ये भी बाई डायरेक्शनल है। सेम यहाँ पर देखेंगे, कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल है, यानी कि मेमोरी में हम लोकेशन एड्रेस कहाँ होते हैं? मेमोरी में, तो यहाँ से सीपीयू से एड्रेस देंगे, और कहाँ पर? पर्टिकुलर मेमोरी में जो लोकेशन होगी उसके लिए, इसलिए एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। और ये वाली क्या हो जाएगी? हमारी डेटा बस बाई डायरेक्शनल हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है, यहाँ पर ये गलत है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा, इसको यूनिट डायरेक्शनल इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट, अच्छा इनपुट और आउटपुट एक ही जगह ले लिए, तो इसलिए दोनों दिखा दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट में क्या हमारी डेटा बस हो गई। तो ये तीनों एक्चुअल में एक साथ कंबाइन क्या होकर हमारी क्या कहलाती हैं? सिस्टम बसेस ये कहलाती हैं। तो ये थी हमारी बसेस और टाइप्स ऑफ बसेस। अब बस आर्बिट्रेशन हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब एक तरह से मध्यस्थता है। अब क्या है? अब हमारे पास तीन तरह की बस है, चलो उसमें अगर हम डेटा बस ले लें, अब एक ही डेटा बस से हमारी काफी सारी फंक्शनल यूनिट एक साथ में कनेक्ट रहती हैं। ये तो मानेंगे आप कि जैसे कि एक रोड है, एक पर्टिकुलर रोड है जहां से आपको घर से लेके अपने कॉलेज तक जाना है, एक पर्टिकुलर रोड है, उसमें दो तीन स्टेप ऐसे हैं, आपको बीच बीच में रुकना पड़ सकता है, बीच में कहीं पर आपको किसी शॉप से कुछ खरीदना हो, कहीं से आपको पेन खरीदना हो, कहीं से आपको रजिस्टर खरीदना हो, कहीं से अगर आप लंच नहीं लेके गए तो कुछ खाने के लिए सामान खरीदना हो, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें खरीदनी है या डायरेक्ट कॉलेज जाना है। तो वो सारी चीज़ें कौन हमारा किससे पता चलेंगी कि जो डेटा हमारा डेटा बस में ट्रेवल हो रहा है, जैसे काफ़ी सारी उससे फंक्शनल यूनिट कनेक्ट है, इनपुट डिवाइसेस उससे कनेक्ट है, आउटपुट डिवाइसेस उससे कनेक्ट है, मेमोरी उससे कनेक्ट है, सीपीयू उससे कनेक्ट है, डीएमए कंट्रोलर उससे कनेक्ट है। तो बहुत सारी, एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट है, एक से ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है। तो जब बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं
तो इसमें क्या होता है, एक तरह से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक तरह से हैंग ओवर यहाँ पर हो जाता है, हैंग हो जाता है सिस्टम हमारा, हैंग हो जाता है कि कहाँ किस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने डेटा को लेके जाना है। तो वो चीज़ ना हो, वो सिस्टम हैंग ना हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बस आर्बिट्रेशन यूज़ करते हैं। ये दो टाइप के हमारे यहाँ पर होते हैं, एक तो सेंट्रलाइज्ड या लोकलाइज्ड, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन होता है, या लोकलाइज इसको हम बोल देते हैं, और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोल देते हैं। तो दो तरह के यहाँ पर हम आर्बिट्रेशन यूज करते हैं बस के आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन मतलब समझ गए ना, बस आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन का मतलब है मध्यस्थता करना, यानी कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे कि मान लो जैसे कोई कोरियर सर्विस सेंटर है, जैसे कोई कोरियर सर्विस सेंटर, उसके पास काफी सारे कोरियर आ गए, अलग अलग लोकेशन के कोरियर है। अब वो उन्हें कौन मतलब डिसाइड करेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि पता चला काफी सारी लोकेशन के तो सब जगह एक साथ पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा पाएगा, तो एक मास्टर होगा वहां पर, या खुद ही जो बंदा जो लेके डिलीवरी बॉय होगा वो अपने अकॉर्डिंग लेके जाएगा कि कौन सा पास पड़ेगा, पहले वहां दे देता हूँ, फिर उससे अगले पे दे देता हूँ, फिर उससे अगले पे दे देता हूँ। तो वो अपने अकॉर्डिंग पाथ को क्या करेगा, एक तरह से फाइनलाइज करेगा। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है क्या, कि जब मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती हैं एक साथ, तो फिर हमारा सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम, वो हैंग हो जाता है। तो वो हैंग ना हो कि किसको प्रायोरिटी दी जाए, वो डिपेंड करेगा आर्बिटर पे। यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं आर्बिटर। आर्बिटर एक्चुअल में क्या होता है, मास्टर होता है। ये जो बसेस होती हैं इनका भी एक मास्टर बस कह सकते हैं उसको, या मास्टर कह सकते हैं, जिसको हम आर्बिटर यहाँ पर बोल देते हैं। तो बस आर्बिट्रेशन मतलब क्या हो गया, बसों का हमें आर्बिट्रेशन करना है, बसों में मध्यस्थता करनी है कि बस कौन सी बस डेटा को लेके कौन सी लोकेशन पे पहले जाएगी, किसकी बात पहले मानेगी, इनपुट डिवाइस की माने या आउटपुट डिवाइस की माने, या जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसे हम उसको पूरा करें। तो दो तरह से हम यहाँ पर करते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड या लोकलाइज्ड होता है, और दूसरा हमारा होता है डिसेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड हम बोल देते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हमें क्या लिखना है एग्जाम में जब आता है, तो द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल रिक्वेस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रायोरिटी गिवन टू वन ऑफ देम इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। मतलब जब मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती हैं और उसमें से किसी एक को प्रायोरिटी देनी होती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्रेशन कहलाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई, सिंपल सी। दो तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड, एक जिसको हम बोल देते हैं, और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हम बोल देते हैं। अब सेंट्रलाइज्ड में क्या है, सेंट्रलाइज्ड में क्या होगा कि एक मास्टर यानी कि आर्बिटर हम यूज कर लेंगे, और उससे एक एक डिवाइस, मतलब इस तरह से अगर मैं बनाऊं, एक मास्टर हमारा यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया, ये आर्बिटर हो गया, ठीक है, ये आर्बिटर हमारा हो गया। अब यहीं से हमारी डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर, फंक्शनल डिवाइस नंबर 2, फंक्शनल डिवाइस नंबर 3 इस तरीके से कनेक्ट है, और ये हमारी यहाँ पर क्या होगी, सिस्टम बसेस हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये इनसे कनेक्ट होगा इस तरीके से, जो भी है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होगा, जो भी जिससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पर एक हमारा मास्टर है आर्बिटर। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज्ड की बात कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज्ड स्कीम में क्या होता है, ये प्रायोरिटी देता है अपने नजदीक वाले को। किसको देता है, अपने नजदीक वाले को। यानी कि इसमें ये आर्बिटर बताएगा, सेंट्रलाइज में क्या होता है, आर्बिटर बताएगा कि डेटा पहले किसका लिया जाएगा, या किसको डेटा सबसे पहले भेजा जाएगा, या इन डिवाइसों में किसकी बात पहले मानी जाएगी और किसकी बात बाद में मानी जाएगी। ये चीजें कौन मैनेज कर रहा है, एक मास्टर है, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं आर्बिटर। तो ये तो होता है हमारा सेंट्रलाइज में, जिसको हम लोकलाइज भी बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारा ये आर्बिटर नहीं होता। आर्बिटर नहीं होता तो इसका मतलब अब ये जो सारे डिवाइसेस हैं, ये अपने आप में मास्टर का रोल अदा करेंगे। ये अपने आप में कोई सी भी डेटा बस को या एड्रेस बस को जिसको यूज करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं, जिसको ना करना हो नहीं करना, जिसको पहले करना है वो पहले कर सकता है, जिसको बाद में, यानी कि इनके पास फुल अथॉरिटी है सभी के पास। अब जब सबके पास फुल अथॉरिटी होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। पता चला दो ने एक ही बस यूज करनी चाहिए एक टाइम में, तो उसको कैसे फाइनलाइज करेंगे। ये एक तरह की डिसएडवांटेज होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाले मेथड की। तो उसमें भी कौन सा फाइनलाइज होगा, कौन सा पहले यूज करेगा, कौन सा बाद में यूज करेगा, उसका एक मेथड होता है जो मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, क्या है सेंट्रलाइज्ड और क्या है हमारा, क्या है हमारा सेंट्रलाइज्ड और क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ सेंट्रलाइज्ड स्कीम अ सिंगल हार्डवेयर डिवाइस, एक सिंगल हार्डवेयर डिवाइस रेफर टू एज अ बस कंट्रोलर, यानी बस कंट्रोलर की तरह रेफर किया जाता है, यूज किया जाता है। और आर्बिटर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आर्बिटर बोल देते हैं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग टाइम ऑन द बस, यानी कि बस का टाइम जो एलोकेट करता है ये कौन करता है, हमारा आर्बिटर। ये आर्बिटर, इसमें एक तरह से एक हार्डवेयर हम यूज करते हैं जिसको हम बोल देते हैं आर्बिटर। एक आर्बिटर लगा हुआ होता है जो फाइनलाइज करता है कहाँ डेटा जाएगा कहाँ नहीं जाएगा,
सारी चीजें मतलब जो एलोकेट कर रहा है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, आर्बिटर के पास है, ठीक है। दूसरा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव में बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम की बात करूं, तो इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोलर, यानी कि इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता, किसी के पास कोई कंट्रोलर नहीं, सबके पास अपने आप में अपना अपना सबके पास कंट्रोलर है जितनी भी डिवाइसेस यूज हो रही हैं। रेदर ईच मॉड्यूल, यानी कि जितने भी मॉड्यूल हैं, कंटेन्स एक्सेस कंट्रोल लॉजिक एंड द मॉड्यूल एक्ट टुगेदर टू शेयर द बस, यानी कि एक साथ भी बस को शेयर करने के लिए मॉड्यूल क्या हो जाते हैं, कभी कभी मतलब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या है, इसके ये ड्रॉबैक है एक तरह की, लेकिन कौन करेगा कैसे करेगा उसके लिए एक मेथड यहाँ पर होता है, वो मेथड भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बस की, तो अब अगर मैं सिस्टम बस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जैसे सिस्टम बस की मैंने पीछे बात बताई थी और आर्बिटर की बात बताई थी, तो आर्बिटर क्यों आया, तो सिस्टम बस की अगर मैं यहाँ पर थोड़े से बेनिफिट्स की बात कर लूँ, तो ये सिस्टम बस हमारी लो कॉस्ट होती है, यानी कि इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि कम कॉस्ट में ये परचेज हम कर लेते हैं, लो कॉस्ट होती है और पोर्टेबल होती हैं, यानी कि बहुत आसानी से बहुत छोटी सी जगह में इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। लेकिन इनकी जो डिसएडवांटेज होती है, ये डिसएडवांटेज क्या होती है, ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये खुद से बहुत स्लो स्पीड होती है इनकी। तो क्या होता है कि जब हमारे मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स कनेक्ट हो जाती हैं पर्टिकुलर सिस्टम बस से, तो हमारी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं अगर इनकी बात करूं आपकी, अब जब ये वाली जो दोनों स्कीम मैंने आपको बताई, सेंट्रलाइज स्कीम और डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम, इन दोनों के मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पर लेके डिटेल में इनको समझाता हूँ। तो जो सेंट्रलाइज स्कीम है इसमें एक मेथड होता है जिसको हम डेजी चैनिंग मेथड बोलते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सेंट्रलाइज्ड जो हमारा सेंट्रलाइज आर्बिट्रेशन मेथड है, सेंट्रलाइज या लोकलाइज्ड आर्बिट्रेशन मेथड है, ये उसका एक मेथड है या एक पार्ट है, या ये जो डेजी चैनिंग मेथड है ये क्या है, सेंट्रलाइज मेथड है। इसमें जो मेथड यूज होता है वो सेंट्रलाइज मेथड यूज होता है। तो इसमें मैंने क्या बताया, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है जो मैं पीछे बना के दिखा रहा था रफली, वही सेम डायग्राम यहाँ पर भी दिख रहा है। ये डायग्राम क्या कह रहा है, ये डायग्राम ये कह रहा है कि ये बस आर्बिटर है हमारा और इसमें डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर m, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है और ये यहाँ पर हमारी क्या हो गई, बसेस यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर सिस्टम बस से काफी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब इसमें डेजी चैनिंग मेथड में क्या होता है कि अब मान लो रिक्वेस्ट इसने भी जनरेट कर दी, रिक्वेस्ट इसने भी जनरेट कर दी, रिक्वेस्ट इसने भी जनरेट कर दी, तो रिक्वेस्ट भेजी जाती है आर्बिटर के पास, रिक्वेस्ट पहुंचती है, आर्बिटर बताएगा कि कौन पहले यूज करेगा, उसको वो एक्नॉलेज सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो अब ये प्रायोरिटी किसको देगा, ये प्रायोरिटी देता है जो इसके सबसे पहले नजदीक होता है, यानी कि जो सबसे पास है। यानी कि जैसे आप घर से निकले थे तो आपको सबसे पहले जो शॉप पड़ेगी, मान लो सबसे पहले पेन की शॉप पड़ी, आपको पेन खरीदना था तो आप पहले पेन खरीदेंगे, देन अगर उसके बाद खाने के लिए कुछ खरीदना है तो देन उसके बाद खाने वाली चीज़ें खरीदेंगे, फिर उसके बाद आप अपने कॉलेज पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डेजी चैनिंग मेथड है इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी किसको दी जाती है, जो सबसे नज़दीक वाला होता है, जो सबसे पास वाला होता है, ठीक है। मान लो डिवाइस नंबर 1 और डिवाइस नंबर 2 ने एक साथ रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, तो बस आर्बिटर किसको प्रायोरिटी देगा, वो देगा डिवाइस नंबर 1 को। डिवाइस नंबर 1 को एक्नॉलेज भेजेगा कि तुम बस को यूज कर सकते हो, जैसे ये बस को यूज करके अपना डेटा ट्रांसफर कर देगा, देन ये उसको एक्नॉलेज भेजेगा कि मैंने फ्री कर दी बस, अब आप इसको कहीं भी यूज करा सकते हैं। तो फिर देन उसके बाद जिसने सेकंड रिक्वेस्ट भेजी थी, दूसरा जो था, उसके बाद अब मान लो इसने भी जनरेट कर दी, इसने भी जनरेट कर दी, तो इन दोनों में जो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो पहले नजदीक है, यानी कि जो पहले है, जो पास है, उसको प्रायोरिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये होता है हमारा डेजी चैनिंग मेथड। तो ये है हमारा सेंट्रलाइज्ड वाला मेथड। सेंट्रलाइज में डेजी चैनिंग मेथड है, सेंट्रलाइज में हम बस आर्बिटर यूज करते हैं। तो क्या है इसमें, अगर थ्योरी लिखनी है तो क्या है, इट इज अ सिंपल एंड चीपर मेथड, यानी कि सिंपल है और चीपर मेथड है। ऑल मास्टर मेक यूज ऑफ द सेम लाइन फॉर द बस रिक्वेस्ट, यानी कि बस रिक्वेस्ट के लिए एक ही सेम लाइन यूज कर सकते हैं ऑल मास्टर्स, यानी कि जितने भी डिवाइसेस हैं। इन रेस्पॉन्स टू द बस रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर सेंड अ बस ग्रांट इफ द बस इज फ्री, यानी कि जो बस मास्टर है अगर बस फ्री होगी तो वो बस क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा। द बस ग्रांट सिग्नल सीरियली, यानी कि सीरियली ग्रांट किया जाता है, यानी कि जो सबसे पहले नजदीक है पहले उसको, फिर देन उसके बाद उससे अगले को, देन फिर उसके बाद उससे अगले को, देन उसके बाद उससे अगले को। तो सीरियली जो है बस ग्रांट की जाती है यहाँ पर। प्रोपोगेट थ्रू ईच मास्टर यूनिट इट एनकाउंटर्स द फर्स्ट वन दैट इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू द बस, यानी कि जिसने पहले रिक्वेस्ट जनरेट कर दी पहले उसको, फिर दूसरे ने उसके बाद जो रिक्वेस्ट जनरेट करी, यानी कि सीरियली क्या करता है, ग्रांट करता है बस को। तो ये तो था हमारा डेजी चैनिंग मेथड। अब मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड की बात करूं तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट भी यहाँ पर बोल सकते हैं,
ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में क्या होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में ये वाला जो बेटा ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम नहीं बनेगा डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में। चलो आपको अलग से यहीं पर समझा देता हूँ अलग से बना के। डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में क्या होगा, सपोज करो एक बस हमारा है यहाँ पर, मतलब ये बसेस है हमारी, यहाँ पर सिस्टम बस है, उसके बाद एक ये डिवाइस है, फिर उसके बाद एक ये डिवाइस है, फिर उसके बाद एक ये डिवाइस है, ये आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से इनसे सिस्टम बसेस से, ठीक है। तो अब डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3, इन सारी बसेस में क्या होगा कि सबसे पहले या मतलब कौन सी, अगर एक टाइम में एक साथ काफ़ी सारी रिक्वेस्ट अगर जनरेट हो रही है, एक टाइम में एक साथ काफ़ी सारी अगर रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, तो कौन सी रिक्वेस्ट ये पहले एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें फ्री होते हैं। मैं आगे बता देता हूँ, इसमें समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको अलग से बना के, कि जैसे मान लो सपोज करो ये 3 बसेस हैं, जो भी सिस्टम बस है आपकी, उसके साथ में ये 3 डिवाइसेस, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2 एंड डिवाइस नंबर 3 जो है वो कनेक्टेड है, सपोज करो इस तरीके से, ठीक है। जो भी है तीनों कनेक्टेड है इस तरीके से। तो अब मान लो एक टाइम में एक से ज़्यादा ने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, एक टाइम में एक से ज़्यादा ने, और जितनी भी हमारी ये लाइनें होती हैं उनका अपना अलग अलग कोड होता है। एक तो ये स्टार्ट वाला होता है, एक तो स्टार्ट होता है, बाकी सबके अपने अपने 4 बिट के कोड्स होते हैं। 4 बिट के क्या होते हैं, अपने अपने जितनी भी लाइन्स हैं उनके सबके क्या होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सी पर्टिकुलर लाइन का कोड का हमें यूज़ करना है, कौन से का नहीं करना, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये एक तरह का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सब फ्री है अपने आप में रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए या यूज़ करने के लिए, तो कैसे कौन करेगा पहले, तो उसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है। वो मेथड एक्चुअल में क्या है, जैसे सपोज करो डिवाइस, अगर मैं बात करूँ एक डिवाइस ए है और दूसरी डिवाइस बी है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, दूसरी डिवाइस बी है और जो डिवाइस ए है उसने क्या, उसका नंबर 5 है और जो डिवाइस बी है उसका नंबर क्या है, 6 है। सपोज करो इस तरह से, जो डिवाइस नंबर ए है उसका नंबर 5 है और जो बी है उसका नंबर 6 है। तो 5 को जो हम बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे 4 बिट में, तो कितना होता है हमारा 0 1 0 1, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। और जो 6 को करते हैं तो 0 1 1 0। अब हमें करना क्या होता है, दोनों डिवाइस का जो नंबर्स हैं उनका और ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कराना होता है। और ऑपरेशन आप जानते ही, और ऑपरेशन क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसका आउटपुट क्या आता है, अगर ए बी ये इनपुट्स हैं तो आउटपुट वाई क्या आता है, जब दोनों 0 होते हैं तो 0, अगर एक भी 1 होता है तो 1 आता है। ये और ऑपरेशन आपको पता है। तो जैसे सपोज करो डिवाइस ए का नंबर जो है वो 5 है, डिवाइस बी का जो है वो 6 है, तो 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 0 1 0 1 है और डिवाइस बी का जो है 0 1 1 0 है। तो इनको जब हम और ऑपरेशन करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा एंड 0 0 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये नंबर आ गया। अब ये जो नंबर आया हमारा, इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे किससे, किसी भी एक नंबर से, दोनों में से किसी भी एक नंबर से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। सपोज हम 5 से कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर कर लेते हैं हम, सपोज 5 से कंपेयर कर लेते हैं इस नंबर को। तो 5 का क्या है 0 1 0 1, जब इससे हमने इसको कंपेयर करा तो 0 1 1 1 कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर हम इधर से स्टार्ट करेंगे और कंपेयर करते टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां दोनों में सेम होंगे तो सेम नंबर लिख लेंगे, जहां पर चेंज हो गया नंबर अगर, तो वहां 0 लिखेंगे और उसके बाद के सारे नंबर्स को हम क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। मतलब जैसे ये 0 0 है तो 0 लिख दिया, ये 1 1 है तो 1 लिख दिया। अब ये 0 1 नंबर चेंज हो गया, यहाँ पर देखो 0 1 चेंज हो रहा है, सेम नहीं है तो 0 लिख दिया और इसके बाद चाहे कुछ भी हो उसको हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब ये जो नंबर आया है हमने कौन से नंबर से कंपेयर करा है, 5 से, मतलब कि ए से कंपेयर करा है। तो जो बचा दूसरा बी, उसके साथ और इसका और ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना होता है फिर से। तो मतलब क्या हुआ 0 1 0 0, ये वाला जो नंबर था ये हमने यहाँ पर ले लिया और किसके साथ, 6 के साथ फिर से इसको कंपेयर कराना है। और कंपेयर नहीं कराना, और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखना है क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो और ऑपरेशन 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया एंड 0 0 0 हो गया। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर कि हमारा फाइनली ये क्या नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आया है कौन सा है। जब मैंने देखा ए में तो 0 1 0 1 है, बी में देखा तो 0 1 1 0 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर आया ये कौन सा है, बी है, बी। तो यहाँ पर विनिंग कौन रहा, बी रहा, तो मतलब कि कौन यूज करेगा, बी यूज करेगा। क्लियर, कौन यूज करेगा, बी यूज करेगा। तो इस तरीके से जब हमारी दोनों में एक तरह से कोलैप्स हो जाता है, यानी कि एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल डिवाइस यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं बसेस को, तो उसमें किसको प्रायोरिटी दी जाती है, कौन सी बस हमारी क्या है यूज कर पाएगी, वो कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, वो इस पूरे मेथड पर डिपेंड करता है। इस मेथड से कैलकुलेट होता है कि कौन सी पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो उसको यूज कर पाएगी। ठीक है,
तो ठीक है बेटा, ये फाइनली यहाँ पर मैंने बस आर्बिट्रेशन भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक्स जानेंगे रजिस्टर्स का, देन उसके बाद वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम फटाफट कवर करते चलेंगे और बहुत जल्द आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। मैंने बसेस के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ बसेस बताए आपको, बस आर्बिट्रेशन बताया, उसमें सेंट्रलाइज डेजी चेनिंग मेथड बताया, एंड दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड मैंने यहाँ पर आपको फाइनली यहाँ पर समझा के बता दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है कि एक साथ सारे कनेक्ट होते हैं और सारे फ्री होते हैं यूज करने के लिए, लेकिन एक से ज्यादा अगर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये मेथड यूज करते हैं जो मैंने मेथड आपको यहाँ पर बताया है। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तब तक के लिए थैंक यू।